शीर्षों वाली क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर वातपोष सर्जन के संबंध में समझने वाले हैं। ठीक है ना, एक बेहतरीन टॉपिक रहेगा आप सभी के यहाँ पर कि वातपोष सर्जन क्या होता है, ये जो क्रिया होती है ये किसमें निहित हमको देखने को मिलता है। तो चलिए आज की इस विषय में यहाँ पर समझते हैं कि वातपोष सर्जन क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके महत्व क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको बता दें कि हम यहाँ पर रंध्र और वातरंध्र के विषय में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि ये जो वातपोष सर्जन होता है ये क्या होता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि प्रत्येक पौधे के वायवीय भागों द्वारा, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि प्रत्येक पौधे के वायवीय भागों के द्वारा जल जो है वाष्प रूप में बाहर निकलता रहता है। तो इस क्रिया को हम यहाँ पर क्या बताते हैं, तो इसी को हम यहाँ पर वातपोष सर्जन बताते हैं। ठीक है ना, जिसको हम यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं, आप सभी अपने स्क्रीन पर ट्रांसपीरेशन नहीं बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है ना, ध्यान रहे कि वातपोष सर्जन की एक दर को एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। मतलब जो हमारा ट्रांसपीरेशन रहता है इसको मापने के लिए एक उपकरण होता है, इस उपकरण को हम यहाँ पर पोटोमीटर बताते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है कि पोटोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पर वातपोष सर्जन बताएंगे। वातपोष सर्जन क्या होता है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि पौधों के वायु भागों के द्वारा जल वाष्प रूप में बाहर निकलता है। तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को हम यहाँ पर वातपोष सर्जन बताएंगे। तो ये तो हो गया इसका एक छोटा सा डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, यहाँ तक देखिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलते हैं, समझते हैं कि दिन के समय द्वार कोशिका में शर्करा का निर्माण होता है। आप सभी को पता है इसके बारे में। ठीक है ना, कि पौधे जो है ये दिन के समय क्या बढ़ता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, जिससे शर्करा का निर्माण होता है, जिससे द्वार कोशिका में विसरण द्वारा न्यूनता जो है उत्पन्न हो जाती है। और इसी न्यूनता के कारण भीतरी सतह में एक प्रेशर उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, रंध्र जो है खुल जाते हैं। पर्णरंध्र, मतलब जो रंध्र पत्तियों में होते हैं उसी को पर्णरंध्र बोलते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर रंध्र दो प्रकार के होते हैं, एक रंध्र जो कि पत्तियों में होता है, दूसरा रंध्र जो कि पेड़ की कह सकते हैं छाल में होता है। तो जो पत्तियों में रंध्र होता है उसको बोला जाता है पर्णरंध्र। क्या बोलेंगे, पर्णरंध्र बोलेंगे। जबकि जो पेड़ की छाल में पाए जाते हैं तो ऐसे रंध्र को हम यहाँ पर वातरंध्र बताएंगे। क्या बताते हैं इसी को, तो इसको हम वातरंध्र बताते हैं। तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, दोनों चीज़ें कन्फर्म यहाँ तक। तो ये तो हो गया यहाँ पर हमारा कि रंध्र और वातरंध्र किसे कहते हैं, दोनों में आपको मैंने अंतर यहाँ पर अच्छे से समझा दिए। अब ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि वातपोष सर्जन क्या होता है ऐसा करके। ठीक है ना, अब देखिए वही हम दूसरे साइड की बात करते हैं। रात्रि के समय द्वार कोशिका में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। किसका स्तर, ग्लूकोज का, मतलब C6H12O6, इसका जो स्तर है, लेवल है, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, जिससे कि द्वार कोशिका जो है शिथिल पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, रंध्र बंद हो जाते हैं। पर्णरंध्र खुलने के दौरान ही जल वाष्प बाहर रंध्रों से बाहर निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को हम यहाँ पर क्या बताते हैं सर, तो आप बताएंगे वातपोष सर्जन। मतलब जब पर्णरंध्र खुलता है, रंध्र खुलते हैं, तब क्या होता है, तभी जो है जल वाष्प के रूप में बाहर निकलेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखना जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर। अब समझते हैं यहाँ पर कि वातपोष सर्जन के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। देखिएगा आमतौर पर हमने जो है अभी तक अपनी स्टडी लाइफ के दरमियान 4 प्रकार के वातपोष सर्जन के बारे में हमने पढ़ा है। तो चलिए मैं आपको कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर वातपोष सर्जन नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो हमने अभी कह सकते हैं अभी तक हमने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के वातपोष सर्जन होते हैं, जिनमें से पहला हम यहाँ पर बात करेंगे, एक होता है हमारा पत्री वातपोष सर्जन, जो कि पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है ना, दूसरा होता है यहाँ पर उपत्वची वातपोष सर्जन, और तीसरा होता है यहाँ पर वातरंधी। आप इसको थोड़ा सा लिख लेंगे वातरंधी करके। ठीक है ना, वातरंधी वातपोष सर्जन। और चौथा होता है यहाँ चौथे नंबर पर बिंदु स्राव के द्वारा। तो चलिए इन चारों के बारे में यहाँ पर अच्छे से आप समझते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर नोट कर लिया होगा कि मैंने आपको बताया भी कि 4 प्रकार के वातपोष सर्जन होते हैं। तो पहला यहाँ पर हम समझते हैं पत्री वातपोष सर्जन के संबंध में। पत्री वातपोष सर्जन का लगभग जो है 80 से 90% भाग जो है पत्तियों में ही संपन्न हो जाते हैं। मतलब अब कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि ये बताइए कि पौधों में जो वातपोष सर्जन होता है उसका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भाग जो है पौधों के किस भाग में होता है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि इसका जो है 80 से 90% भाग जो है वातपोष सर्जन का, ये हमारा पत्तियों में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, दूसरा यहाँ पर रहेगा उपत्वची वातपोष सर्जन। यह पौधों की त्वचा, मैंने आपको बताया भी जस्ट इसके बारे में कि
पौधों की त्वचा मतलब बार्क या छाल द्वारा इससे कुल जल की लगभग जो है 3 से 8% की हानि हो जाती है। इस हानि को हम यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन कर सकते हैं। मैं ये आपको बताऊँ यहाँ पर एक देसी भाषा में, सामान्य शब्दों में, तो जो जल की हानि होती है उसी को हम यहाँ पर समान तौर पे वाष्पोत्सर्जन बता सकते हैं, एक शॉर्ट डेफिनेशन के रूप में। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे कि ये जो उपत्वची वाष्पोत्सर्जन होता है ना, ठीक है ना, ये उसमें क्या होता है 3 से 8% की यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, जबकि 80 से 90% जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये हमारा पत्तियों में संपन्न हो जाता है पौधों के। अब दूसरा हमारा यहाँ पर रहेगा वातरंधी। वातरंधी इसको लिखेंगे वातरंधी वाष्पोत्सर्जन। देखिए अब इसमें बात करते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कह सकते हैं पौधों की छाल के बारे में। अब उसके बाद यहाँ रहेगा काष्ठ के बारे में। ठीक है ना। छाल के अंदर जो एक कठोर सा भाग होता है जिसको हम यहाँ पर काष्ठ बताते हैं, लकड़ी कह सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर काष्ठीय तने तथा कुछ फलों में वातरंध पाए जाते हैं। इन वातरंधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, परंतु जल की हानि यहाँ पर जो है हम नगण्य ले सकते हैं, ना के बराबर ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर रहेगा चौथा क्या भाई यहाँ पर, तो आप बताएंगे यहाँ पर बिंदु स्राव बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव, गुटेशन इसको हम बता सकते हैं इंग्लिश में। बिंदु स्राव सामान्यतः ये जो है रात्रि के समय होता है। किस टाइमिंग होता है? रात्रि के समय। इसको नोट कर लेंगे आप यहाँ पर कॉपी में। क्वेश्चन में ऐसा पूछेंगे कि बिंदु स्राव दिन के समय होता है कि रात के समय होता है पौधों में, तो आप यहाँ पर बताएंगे ये रात्रि के समय ही होता है। इसमें पत्तियों के किनारे से जल बूंदे के रूप में निकलता है। बिंदु स्राव के द्वारा निकलने वाले जल में कुछ कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पत्तियों के किनारे वाले जो हिस्से होते हैं, शीर्ष वाला जो भाग होता है, वहीं से आप देखेंगे सुबह उसमें बूंद बूंद आपको निकलता हुआ दिखाई देगा जल के रूप में। तो इसको हम यहाँ पर क्या बताते हैं, तो आप यहाँ पर बताएंगे बिंदु स्राव, गुटेशन। ठीक। तो ये 4 प्रकार के पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है। अब समझते हैं यहाँ पर कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिएगा वाष्पोत्सर्जन की हम बात करें यहाँ पर, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है बहुत से कारक को कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो है 2 कारकों की यहाँ पर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमारा यहाँ पर रहेगा एक होता है बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर, सेकंड नंबर पर रहेगा आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर बाह्य कारक के रूप में हमारा यहाँ पर रहेगा पहला पॉइंट वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। आपेक्षिक आर्द्रता किसी तापमान पर किसी स्थान के वास्तविक वाष्प की मात्रा तथा उसी स्थान में उसी तापक्रम पर उस जल वाष्प की मात्रा को उसे पूर्ण रूप से संतृप्त कर देता है। ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यहाँ से वैसे तो आपको क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं, वैसे आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको सिर्फ इतना यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये बताइए कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आप सिर्फ 2 ही कारक यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, एक बाह्य कारक, दूसरा होता है यहाँ पर आंतरिक कारक करके। अब कौन कौन से हैं, तो एक यहाँ पर आप ध्यान लेंगे वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता होता है। दूसरा यहाँ पर रहेगा हमारा सेकेंड नंबर पे प्रकाश भी क्या करता है, ये वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है ये। ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन पर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव अधिक पड़ता है। प्रकाश के प्रभाव के कारण जो है पर्णमध्यक कोशाओं से जल का वाष्पीकरण होता है। अब वाष्पीकरण होगा तो मतलब समझ जाएंगे आप वहाँ पर जल की हानि ही होगा यहाँ पर, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक। तीसरा रहेगा यहाँ पर वायु। अब देखिए ये वायु जो है कैसे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। देखिएगा वायु की गति भी क्या है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। वायु की गति अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी तेज हो जाती है। आप यहाँ पर ध्यान रख लेना है। यदि इसकी कहें वायु का बहाव जो है सर्वाधिक है तब वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगा, कम है तो उसका भी दर कम हो जाएगा, किसका, वाष्पोत्सर्जन का। तो ये कहीं ना कहीं जो है वायु भी, विंड भी जो है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट यहाँ पर आप डालेंगे तापक्रम, टेम्परेचर। वायुमंडल के तापक्रम का वाष्पोत्सर्जन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब वायुमंडल का तापक्रम बढ़ जाता है उसके साथ ही वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। तापक्रम की अधिकता तथा नियंत्रण पर भी प्रकाश का नियंत्रण रखता है, ये आप ध्यान रखें यहाँ पर। ठीक है ना। ये जो ताप हमारा होता है, तापक्रम मतलब टेम्परेचर जो है, क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर कि ये वाष्पोत्सर्जन को ये भी प्रभावित करता है। ठीक है ना। तापक्रम बढ़ रहा है तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगा। तापक्रम घट रहा है, वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगा। तो कहीं न कहीं ये टेम्परेचर भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट 5वें नंबर पर रहेगा यहाँ पर प्राप्य जल, एबल वाटर। अब देखिएगा वाष्पोत्सर्जन पर प्राप्त जल का समुचित प्रभाव पड़ता है। यदि भूमि में जल की कमी होती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी धीमी हो जाती है। जल की अधिक कमी से पत्तियां मुरझाने लगती है। तो ये क्या होता है, जो जल भी है ये क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। 6वें नंबर आपको यहाँ डाल लेना है अगला पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब
CO2 करके। कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता में रंध्र खुलते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से रंध्र बंद होने लगेगा, फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन क्रिया मंद हो जाएगी, मतलब धीमी हो जाएगी। ठीक, तो ये भी क्या करता है, कहीं ना कहीं जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को ये प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रही भी। तो इस प्रकार से ये 6 पॉइंट होंगे जो कि एक बाह्य कारक रूप में ये जाने जानते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर रहेगा हमारा आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारक के विषय में आप समझते हैं। पहला यहाँ पर डाल लेना है पत्तियों की रचना। अब जैसा पत्तियों की रचना रहेगा वैसे ही वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ भी सकता है, ये भी कम भी हो सकता है। तो समझते हैं इसके विषय में। पत्तियों की रचना का वाष्पोत्सर्जन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि मर्सली पौधे में वाष्पोत्सर्जन करने के लिए उसमें बहुत से लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कभी कभी जो है पत्तियाँ लुप्त हो जाती है, ठीक ना, और ये पत्तियाँ जो है किस में बदल जाते हैं, ये कांटे में तब्दील हो जाते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। मतलब वहाँ पर जो है जल का बचाव, मतलब जल के लिए कमी की वजह से क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन हमको वहाँ पर देखने को मिलती है, लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये प्रभावित करता है पत्तियों की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, इसको वाष्पोत्सर्जन को। मेरी बात को समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद दूसरा यहाँ पर हम पॉइंट डाल लेते हैं, वही चीज़ रहेगा जो आप यहाँ पर एग्जाम अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए इसमें का वैसे आपको सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर ध्यान रख लेना है, ठीक है ना, पत्तियों की रचना करके। चलिए अब उसके बाद सीधा यहाँ पर उसके हम महत्व के समय समझते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के महत्व कौन कौन से होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन देखिएगा। पहला पॉइंट क्या रहेगा कि यह पौधे तापमान संतुलित करने में सहायता करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। दूसरा क्या रहेगा यहाँ पर सेकंड पॉइंट में, यह जल अवशोषण साथ ही साथ रसारोहण में ये मदद करते हैं। रसारोहण का मतलब वही होता है ना, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। अब उसके बाद यह वायुमंडल को नम बनाकर जल चक्र को पूरा करने में भी क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक महत्व के रूप में 3 पॉइंट यहाँ पे आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। पॉइंट नंबर पहला, पॉइंट नंबर दूसरा और पॉइंट नंबर तीसरा करके। तो देखिए यहाँ पर हमने उसके महत्व के विषय में समझ लिया। प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो एक होता है बाह्य कारक, दूसरा होता है आंतरिक कारक, विषय में हमने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है ना। साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के हमने वाष्पोत्सर्जन के कारक अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है ना। 4 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन कारक हमने पढ़ लिए। कौन कौन से कारक तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि एक होता है हमारा पत्री वाष्पोत्सर्जन, सेकंड में होता है हमारा यहाँ पर उपत्वची वाष्पोत्सर्जन, साथ साथ वाष्पस्थली, और एक होता है बिंदु स्राव करके। तो इस प्रकार से हमारा एक वाष्पोत्सर्जन का टॉपिक जो है आज यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर यदि कुछ पॉइंट्स हमसे छूटा है जो यदि अभी तक आपके समझ में नहीं आया है तो अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे देंगे। हमारा प्रयास वही रहेगा सारी चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।